जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 टीएस ग्रेवाल को करेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा, समझिएगा ध्यान से। काफ़ी से एडजस्टमेंट्स इसमें हैं और सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 53, बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है 53 में, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। क्वेश्चन को देख के पहले ये समझ लेना जरूरी है कि हमारे क्वेश्चन में जो ईयर एंड हुआ है वो 31 मार्च 2020 को हुआ है। लायबिलिटी साइड पर आएँ तो सबसे पहले इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ की बात करें तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 1350 से 1350 है, 1350 से 1350। देयर इज़ नो चेंज इन शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 दे दिया है, तो सीधा नीचे चले जाते हैं। आज दो चीज़ें दे रखी हैं नोट्स टू अकाउंट में, जाके देखिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो दे रखा है जनरल रिजर्व 9 लाख से 9,30,000, और दूसरा क्या दे रखा है, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, जो कि 168 से 204 हुआ है। बैलेंस शीट पर वापस आते हैं, क्या आइटम दे रखा है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में जाइए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा हुआ है 10% मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन का मतलब होता है जब हम कोई लोन कुछ गिरवी रख करके लेते हैं। इस कंपनी ने क्या करा होगा, किसी बैंक में कुछ गिरवी रखा होगा, अपने प्रॉपर्टी के पेपर, अपने बिल्डिंग के पेपर, अपनी मशीन के पेपर, या कुछ अपने फिक्स डिपॉजिट्स के पेपर गिरवी रखे होंगे, उसके बदले में लोन लिया होगा, उसी को बोलते हैं मॉर्गेज लोन, और इसका नाम है 10% लोन। ये पहले लोन कुछ भी नहीं था, अब वह 8,10,000 का हो गया है। आगे करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले ट्रेड पेबल है, और साफ सुथरा उसने डिस्क्रिप्शन भी दिया है ब्रैकेट में। यहाँ पे ट्रेड पेबल किसकी बात कर रहे हैं, क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। 504 से 402 हुए माइनस हुए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन अक्सर क्वेश्चनों में आपको नोट्स में दे रखा होता था, यहाँ पे बैलेंस शीट में साफ बता दिया है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम पर क्या आइटम दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि 2,25,000 था, अब 30,000 रह गया है। असेट साइड की बात करें तो उसमें सबसे पहले है नॉन करेंट असेट्स। उसमें भी फिक्स असेट्स हैं टेंजिबल 12 लाख से 9,60,000। इसका कोई नोट टू अकाउंट नहीं दे रखा है, अच्छी बात है, देखते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। इसके बाद करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ जो हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ लिखते हैं इसे, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स में। इसके बाद इन्वेंट्रीज़ हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स भी हैं। नीचे जाता हूँ मैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में आज एक नहीं, दो नहीं, चार एडजस्टमेंट दी है। पहली एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500, यानी कि 24,000 वाली इन्वेस्टमेंट आपने 25,500 में सेल आउट करी है, यानी कि 1,500 का आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000, प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बनाया है साल के दौरान 27,000 का, अच्छी बात है। ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ फिक्स असेट, ध्यान दीजिए यहाँ पर उसने मशीन नहीं बोली है, उसने वर्ड साफ सुथरा बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट्स का एक पार्ट, नॉट एंटायर, पूरा का पूरा नहीं, फिक्स असेट्स का एक पार्ट, कॉस्टिंग 30,000, जिसकी कॉस्ट 30,000 है, वह सोल्ड फॉर ₹36,000, जिसे 36,000 रुपये में हमने बेचा, अच्छी बात है, यानी कि 6,000 का प्रॉफिट हुआ। इतना देख कर तो यही पता चल रहा है, आगे और भी जानकारी मिलेगी तो देखते हैं। द प्रॉफिट वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड किया जाना है या किया जा चुका है किसमें, एसपीएल अकाउंट में। आपको याद होना चाहिए, जब भी किसी एसेट को बेचने पर लॉस होता है तो हम लोग किसमें डालते हैं, एसपीएल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होता है तो भी किसमें डालते हैं, एसपीएल अकाउंट में। जो आप करते हैं वही उन्होंने कर रखा है, जो कर रखा है वही बता रखा है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यानी कि कुल मिला के जो आप करते हैं वही उसने स्टेटमेंट में दे दी है। परेशान हो जाते हैं स्टेटमेंट लिख करके, ये पढ़ करके कि द प्रॉफिट वर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कोई खास चीज़ नहीं है, जो आप करते हैं अकाउंट में वही है। अभी करके भी दिखाऊंगा तो क्लियर होगी चीज़ें। फोर्थ एडजस्टमेंट है द इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹1,20,000। डिविडेंड का आपको कोई अकाउंट बनाने की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और दूसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। जब करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल सबसे पहले मैं इन सब के अकाउंट्स बनाऊं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और दूसरा फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। तो देखिए बनाता हूं मैं सबसे पहले अकाउंट। पहला जो अकाउंट मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा कौन सा अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, एक असेट है, और असेट है तो बॉस इस इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड में आएगा,
और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो ज़रा देख के बताइए इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना कितना दे रखा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन्वेस्टमेंट तो इस क्वेश्चन में दो है, एक लिखा हुआ है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या दे रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो एडजस्टमेंट आपको दे रखी होती है बॉस, वो हमेशा दे रखी होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अकाउंट नहीं बनाने को मिलेगा। उसको आप सीधा कहाँ दिखाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट स्टेप पर, जहाँ पर आप क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट वाली है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में शो अप भी कर सकते हैं कि कौन सी है ये इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट। तो बताइए ज़रा, इसका बीडी बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, कितना कितना बैलेंस दे रखा है। बीडी बैलेंस आपको दे रखा है 1,50,000, सीडी बैलेंस दे रखा है कितना, 1,80,000। अब इन्वेस्टमेंट बढ़े तो इस तरफ, घटे तो इस तरफ। साल के दौरान क्या लिखा है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500। 24 वाले इन्वेस्टमेंट को आपने 25,500 में यानी कि 25,500 में सेल किया है। इन्वेस्टमेंट अगर बेचेंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट माइनस होगी। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, बढ़ती है तो आपको बताया गया था पिछली क्लासेस में डेबिट साइड में, घटती है तो क्रेडिट साइड में। तो आज जब आपने इन्वेस्टमेंट बेची तो इन्वेस्टमेंट बेचने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बाई बैंक अकाउंट। कितने में बेची बॉस, 25,500 में बेची। बेचने पर फायदा हुआ या लॉस हुआ, फायदा हुआ है 1,500 रुपये का। 24,000 की चीज़ को आपने 25,500 में सेल आउट किया है, तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो फायदा डेबिट साइड में लिखते हैं बस, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट। कितने का फायदा, 1,500 रुपये का। टोटल करेंगे कितना आएगा बॉस, टोटल करेंगे 2,05,500 टोटल ये आएगा। अच्छा, 2,05,500, 2,05,500 माइनस करके क्या बचेगा, 50 पक्का। 54,000 जो बचेगा वो आप उसे क्या नाम देंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख डालेंगे, परचेज, जैसे कि पीछे करते थे। पहला अकाउंट हमने बनाया इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, दूसरा अकाउंट हम बनाएंगे किस चीज़ का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। उसमें ज़रा हेल्प कीजिएगा। अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाऊं तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है, और क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट है तो इसका बीडी बैलेंस हम लोग शो अप करेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी और यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ज़रा बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी और सीडी कितना कितना आपको बताया गया है। बीडी है 225, बिल्कुल 225 बीडी है और सीडी है 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट है बच्चों। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में और लायबिलिटी घटती है तो डेबिट साइड में। आज इस एंट्री में बताइए क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000। साल के दौरान हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन मेड किया है। मेड मतलब बनाया है, यानी कि जितना देना था हमें उतना तो देना ही देना है। अब हमने और मान लिया हमें और कितना देना है, 27,000 रुपये। प्रोविजन फॉर टैक्स पेड नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि अगर आपको याद हो पेड, तो पेड को हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे। आज उसने क्या लिख के दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। मेड का मतलब जो हमारे सर के ऊपर लायबिलिटी टैक्स की थी वो तो है ही, प्लस में साल के दौरान कितनी लायबिलिटी और बढ़ गई है। मेड का मतलब बनने से है, कितनी लायबिलिटी और बनी है हमारे ऊपर, 27,000। तो अगर 27,000 रुपये की लायबिलिटी अपने ऊपर और बन रही है तो लायबिलिटी इससे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी तो इस तरफ लिखूंगा बच्चों, और इसे क्या नाम दूंगा, बाई एसपीएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, मेड। मेड लिखते हैं यहाँ पे। टोटल करेंगे क्या आएगा, जरा मदद कीजिए, 2,52,000। यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों 2,52,000। 252 में से 30 जाएगा तो 2,22,000। इधर बचने का मतलब हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई है। इधर बचने का मतलब 2,22,000 से हमारी लायबिलिटी घट गई है। लायबिलिटी घटेगी कैसे, लायबिलिटी घटेगी कैसे, जब हम उसको देंगे पैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट पेड, यहाँ पे लिख देंगे पेड। बोलिए हाँ या ना जी। अगला सामान क्या दे रखा है इसमें, अगला अकाउंट किस चीज़ का बनेगा, अगला अकाउंट बनेगा फिक्स्ड एसेट्स का।
तो अगला अकाउंट जब फिक्स्ड असेट्स का बनेगा तो उसमें मेरे को बताइए क्या डेप्रिसिएशन के बारे में भी कुछ बता रखा है? नहीं बताया? तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ना बनाने की ज़रूरत है। तो फिक्स असेट अकाउंट बनाऊंगा, मुझे बताइएगा सबसे पहले टू बैलेंस BD और यहाँ पे लिखूंगा बाई बैलेंस CD। फिक्स असेट का BD बैलेंस कितना है बच्चों? 12 लाख और 9,60,000। BD बैलेंस है 12 लाख, CD बैलेंस है 9,60,000। ठीक है जी। अब फिक्स असेट इंक्रीज होगी तो इस तरफ, डिक्रीज होगी तो इस तरफ। तो देखिएगा जरा क्या होगा। क्या लिखा है साल के दौरान? क्वेश्चन में साल के दौरान लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ फिक्स असेट 30,000 वाज सोल्ड फॉर ₹36,000। एक असेट थी आपके पास बॉस, उसकी वैल्यू कितनी बता रखी है? 30,000, और आपने उसे कितने में सेल किया है? यानी कि 6,000 का आपको बेचने पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो बेचने से फिक्स असेट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो यहां पे लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 36,000। इसको बेचने पर हमें क्या हुआ है? 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पे लिखूंगा टू SPL अकाउंट प्रॉफिट गेन जो मर्जी बोल दीजिए 6,000। बस इतना ही दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ और भी दिया है क्या? मदद कीजिए टोटल करने में। टोटल तो 12 लाख और 6, सामने देखना बोर्ड पर, 12 लाख 6,000, 12 लाख 6,000। अब तक जब भी आप फिक्स असेट का अकाउंट बनाते थे ना तो बैलेंस डेबिट में बचता था। आज इस क्वेश्चन में बैलेंस आपका कहां पे बचा है? क्रेडिट में बच रहा है। कितना? बहुत बढ़िया। 12 लाख 6,000 में से गया 9,60,000 और माइनस में 36,000। इस तरफ बच रहा है 2,10,000। अब इसको क्या बोलेंगे? सुनिएगा जरा। फिक्स असेट, आपकी फिक्स असेट घटती है तो क्रेडिट साइड में आती है। आपको पता है आपकी जो भी फिक्स असेट है, असेट के घटने के 2 रीजन होते हैं। एक रीजन होता है उसको अगर आप बेच दो, सेल कर दो। सेल कर दोगे तो फिक्स असेट कम हो जाएगी, और जब आप फिक्स असेट को यूज करते हैं तो यूज करने की वजह से उस पर वियर एंड टियर होता है। वियर एंड टियर का मतलब डेप्रिसिएशन होता है। उस डेप्रिसिएशन की वजह से भी फिक्स असेट की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों बॉस? तो ये जो 2,10,000 का बैलेंस बचा है, इसका मतलब हमारी फिक्स असेट इतने से कम हुई है। कम होने की वजह 2 होती है। एक होता है सेल, तो सेल तो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं 36,000। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये जो बचेगा इसको मैं क्या बोलूंगा? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां पे लिखूंगा क्या? बैलेंसिंग फिगर। यानी कि हमारी असेट के ऊपर साल के दौरान 2,10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। पूरे क्वेश्चन में वो कहीं नहीं दे रखा है, क्वेश्चन को हमने अकाउंट बना के तब निकाला है। इसका मतलब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जब डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो कितना डेप्रिसिएशन दिखाएंगे आप? 2,10,000। चलिए अब इसके बाद कैश फ्लो बनाते हैं। एडजस्टमेंट्स बनाने के बाद अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, इसका जरा सुनिएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारी पहली हेडिंग थी वो क्या थी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हेल्प कीजिएगा मेरी। सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या, जो अब तक हमने पीछे करा है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। हमारी कंपनी ने साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया? कितना प्रॉफिट कमाया? उसके लिए SPL अकाउंट पे जाइए। 168 से 204 हुआ है, कितना हुआ डिफरेंस? 36,000। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 36,000। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूं बच्चों, तो पहले एडजस्टमेंट पे पहुंच जाना, याद रखना हमेशा। एडजस्टमेंट पे जाइए। एडजस्टमेंट में सबसे पहले मैंने 3 अकाउंट बनाए हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलता हूं। पहले फिक्स असेट अकाउंट पे जाइए। फिक्स असेट में क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है, बोलिए हाँ है ना? कितने का? तो यहां पे क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। कितने का? 2,10,000। अच्छा, उस क्वेश्चन में और कोई भी है? उस अकाउंट में कुछ और भी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आइटम? एक आइटम तो है लेकिन वो प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, क्या है वो? नॉन ऑपरेटिंग थोड़ा बाद में कर लेंगे, उसको छोड़ दीजिए अभी। अगला अकाउंट आपने बनाया है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, बनाया है ना? उस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में लिखा जाएगा क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना किया आपने? 27 जी। इसके बाद उसके ऊपर वाले अकाउंट पे आ जाइए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ?
हमें तो लॉस लेना होता है, लॉस हुआ तो यहाँ पे नहीं आएगा। बैलेंस शीट में जाइए, देखिए क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पर कोई आइटम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले जर्नल रिजर्व है एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, जनरल रिजर्व। कितने का है जनरल रिजर्व, कितने से कितना हुआ है बच्चों, 9 लाख से 9,30,000, 30,000। तो यहां पे मैं 30,000 लिख डालूं, ये कहां से आ गया। अगला सामान क्या है, इंटरिम डिविडेंड। यहां पे मैं लिख डालूं इंटरिम डिविडेंड। कितना है इंटरिम डिविडेंड, 1,20,000 पक्का? अच्छा देख के बता रहे हैं। अच्छा और बताइए जरा, और बताइए, देखते हैं अभी। सबसे पहले एक है 10% मॉर्टगेज लोन। 10% मॉर्टगेज लोन, पहले ये लोन कितना था, पहले ये था ही नहीं, आखिरी में कितना हो गया है। अब एक बात देखिएगा, जो लोन पहले दिन कुछ भी नहीं था, आखिरी दिन वो लोन कितना हो गया है, 8,10,000 का हो गया है। मतलब हमने लोन लिया है। अब ये लोन हमने शुरू में लिया है, बीच में लिया है, आखिरी में लिया है, कुछ बताया है? तो जब कुछ ना बता रखा हो तो मैंने इस चैप्टर में आपको कह रखा है बाय डिफॉल्ट आप हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, लास्ट में, हमेशा लास्ट डेट को कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर हमने लोन लिया है तो बच्चों कब लिया है, ये साल के एंड में यहाँ पे लोन लिया है। अच्छा अगर यहाँ पे लोन लिया है तो इसका मतलब साल भर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी रही होगी क्या? नहीं रही होगी। जब लायबिलिटी नहीं रही होगी तो क्या उसका इंटरेस्ट बनेगा? यानी कि इंटरेस्ट में लिखने वाला यहाँ पे नहीं हो। अच्छा इसके अलावा कुछ और देखिए, आपको लगता हो अच्छा लगता हो कुछ लिखने के लिए, जबरदस्ती मत लिखना। इसके बाद इसमें से क्या लेस करेंगे बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसमें इस बार 2 आइटम है, हर बार एक मिलता था, इस बार 2। पहला फिक्स असेट अकाउंट में जाइए, फिक्स असेट को बेचने पर आपको 6,000 का बेनिफिट हुआ है, तो लिखूंगा क्या, गेन ऑन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट को बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 6,000। उसे 6,000 को मैं यहां लिख दूं माइनस में। और क्या है बोला, इन्वेस्टमेंट बेचने पे भी तो प्रॉफिट हुआ आपको, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचने पर हमें लॉस कहते हैं, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1,500 का, यहां लिख देंगे। और कुछ है? अब इसके बाद करेंगे प्लस माइनस। तो प्लस माइनस अगर मैं कहूं तो 36,000 आएगा, प्लस में 2,10,000, प्लस में 27,000, 30,000, 1,20,000, माइनस में 6,000, माइनस में 1,500, कितना आ रहा है, 4,15,500, यानी कि 4,15,500। ये प्लस माइनस कर कुरा के निकलेगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब आप लिख लेंगे इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दे रहा हूं, चेंजेस एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो देखो बच्चों, करंट लायबिलिटी कौन कौन सी इंक्रीज हुई है, कोई नहीं हुई है। और कौन कौन सी करंट असेट डिक्रीज हुई है, जरा देख लेना सही से। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इन्वेंट्रीज लिख लेंगे कितने से, 90,000 जी, बहुत बढ़िया। और कोई करंट एसेट है जो डाउन हुई हो? चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आगे लिखते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। अब जरा जाओ ईमानदारी से बताओ कौन कौन सी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स। जगह है कम, काम है ज्यादा, कोई बात नहीं। ट्रेड पेबल कितने से कम हुए, 1,02,000, कमाल का नंबर है, माइनस में दिखाएंगे। कोई और करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हुई है क्या, कोई करंट एसेट बढ़ी है, कौन सी बढ़ी है, ट्रेड रिसीवेबल। इसके अलावा कोई और भी है क्या, नहीं है ना, धन्यवाद, थैंक गॉड। कितने की है बता दो जरा, सही से बोलो, 7,35,000, इतना ज्यादा। चलिए कोई नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है। सच्ची में देखना भाई, सब यही है ना। ट्रेड रिसीवेबल 630 से
बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन बच्चों की। देख लेते हैं अभी। अब इसके बाद यहां पे इन सबको प्लस माइनस करके ले लेंगे। बच्चों ये है 90,000, इसमें से जाएगा माइनस का 1,02,000, फिर इसमें से जाएगा 7,35,000, 7,47,000 नेगेटिव फिगर। तो इसे मैं क्या लिख दूं, डायरेक्ट उधर लिख देता हूं 7,47,000 किस में, माइनस में। और क्या आ जाएगा बच्चों, अब ये 7,47,000 माइनस, और ऊपर कौन बैठा हुआ है 4,15,500, कितना आएगा 331। क्या बोलेंगे बच्चों, कैश जनरेटेड। ये तो अब रट गया होगा दिमाग में, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। टैक्स पेड इसमें से मैं माइनस करता हूं, टैक्स पेड कितना दिखा रखा है जरा बताइएगा 2,22,000 जी, 2,22,000। ये भी माइनस हो रहा है, एक तो ये फिगर अपने आप में माइनस, और ऊपर से जो आइटम हो रहा है वो भी माइनस। तो माइनस माइनस मेक्स प्लस, बचपन में मैडम सिखाती थी, याद करो। तो 331,500 2,220, ये आ जाएगा 5,53,500, 5,53,500। और ये किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। और इसे बोल देंगे, जगह की कमी की वजह से थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। साफ सुथरा लिख लेना, हालांकि मैंने भी साफ ही लिखा है। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको नाम दे देंगे ए। इसके बाद आगे बनाते हैं, बाकी अगले हिस्से में हम लोग समझेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें जाके देखिए हमारी फिक्स असेट की सेल और परचेज के बारे में बात करेंगे। एडजस्टमेंट में जाइएगा, सबसे पहले फिक्स असेट का अकाउंट देखो तो जरा फटाफट। फिक्स असेट कितने की सेल करिए और कितने की परचेज करिए बताओ तो। 36,000 की सेल। तो यहां पे मैं लिख डालूंगा फटाफट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कितने की, बतला दो जरा। 36,000। क्या फिक्स असेट और खरीदी और बेची है क्या, नहीं है, नहीं खरीदी और इसके अलावा, ठीक है। इसके बाद अगला अकाउंट आपने बनाया था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, उसका नहीं लेना। उससे ऊपर कौन सा अकाउंट बनाया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें इन्वेस्टमेंट की सेल और परचेज होगी। देखिए जरा क्या लिखूंगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बेहतर रहेगा कि केवल इन्वेस्टमेंट ना लिखिए, थोड़ा और उसे बेहतर बना दीजिए, क्लियर रहे। क्या, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट सेल करी हमने, 25,500। यस सर। अच्छा, वहीं पर देखिए कोई और फिक्स असेट है जिसको सेल परचेज किया हो, परचेज करा सर, क्या परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट। खुद इन्वेस्टमेंट कोई परचेज करा है, ले परचेज भी कर दिया। ये सब होता है परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितने की, 54,000। नेट 54। परचेज करने से पैसा जाएगा। जाएगा तो माइनस में आएगा। और कोई देखिए फिक्स असेट जो सेल परचेज करी हो, देखो 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 देखो, मत देखो। तो इसका मतलब इतने पे छोड़ता हूं मैं इसको, तो ये क्या आएगा, मैं भी देख लेता हूं थोड़ा कैलकुलेटर चला के सही चल रहा है कि नहीं। 54,000, 7,500, 7,500 एथो भी आएगा और ओथो भी आएगा, है ना। इसे क्या बोल देंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसे नाम दे दूंगा मैं बी। अगली हेडिंग कौन सी बनेगी बच्चों अपनी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। पूरा लिख लेना भाई, जगह मेरे पास कम है। मदद कीजिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन कौन आने वाला है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में सबसे पहले शेयर कैपिटल नहीं आएगा, शुरू में भी 1350 था, लास्ट में भी 1350 है, देयर इज नो डिफरेंस। रिजर्व सरप्लस आप ले चुके हैं ऑलरेडी, जनरल रिजर्व को भी ले चुके हैं, प्रॉफिट को भी ले चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं, 10% मॉर्गेज लोन जो पहले 0 था अब 8,10,000 हो गया है। तो ये मॉर्गेज लोन बढ़ा है कि घटा है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, रेजिंग ऑफ 8%। बैंक लोन है कि मॉर्गेज लोन है, ओहो आपने बैंक बोल दिया था, कोई बात नहीं, गलती हो गई आपसे। 8% मॉर्गेज लोन, हाउ मच देयर,
10,000 पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। आएगा भाई, आएगा। लायबिलिटी साइड का कोई और आइटम? लॉन्ग टर्म मॉर्गेज लोन हो गया, इसके बाद बताओ और क्या आएगा, बताओ बताओ। इंटरिम डिविडेंड पेड, इसके अलावा भी कोई है? बस दो ही आइटम? जब कम आइटम होते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या? इंटरिम डिविडेंड पेड। हमने इंटरिम डिविडेंड पेड किया, कितने से पे किया बच्चों? 1/20। पैसा जाएगा। जाएगा, तो माइनस में दिखाएंगे। अब यहाँ पे 8,10,000 में से जाएगा 1,20,000, नेट फिगर आएगा 690। बच्चों 690 यहाँ पे भी लिखेंगे, 690 यहाँ पे भी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो या यूज्ड? फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसे नाम दे देंगे सी। इसके बाद बोलो क्या आता था? नेट कैश चेंजेस, उसके लिए ABC। आज ये सवाल हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पीछे 3-4 सवाल कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आप वार्म अप हो चुके होंगे। ए का बैलेंस कितना है आपका? 5,53,500 आया, ये माइनस का, पहले माइनस लगा दिया थोड़ा मैथमेटिकली दिखाने के लिए। बी में क्या है बच्चों? बी में 7,500, और सी में क्या है? 6,90,000। तो बच्चों 6,90,000 7,500 माइनस में 553500, इट वुड बी 1,44,000 नेट। क्या आएगा ये? 1,44,000, 1,44,000, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज नेट कैश चेंजेस। इसके बाद अपन को इसमें क्या ऐड करना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और साथ में करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा है मैंने। कैश का ओपनिंग बैलेंस बोल देना बच्चों, कितना है? 430, 4,30,000। जिसकी आवाज तेज है वो बताया करे। और इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग का बैलेंस कितना है? 17,000। 17,000, 17,000, यही है ना? तो 430 और 17, इट वुड बी 447। तो इन दोनों को प्लस करूंगा, 447, दैट वुड बी 5,91,000। और यहां पे हम लिखेंगे किसको? ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा किसके? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट। तो जरा उनके भी बैलेंसेस बता दीजिए। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 5,70,000, और उसका मैं बताऊंगा 21,000 होगा। चेक कर लीजिए बेशक। तो देख लीजिए 570 और 21 टोटल कितना आएगा? 5,91,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे, इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा।